पहले का 13 14 कट गया है, तो अभी जो 15 था पहले का वो 13 बन गया, आर एनवायरमेंट। मेन चीजें तो वही है, एक दो चीजें नहीं आएगी इसमें, बाकी सब कुछ पुराना जैसा ही है ना। अब सबसे पहले आता है एनवायरमेंट जिसे बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन अगर याद हो तो ठीक है, वरना देखो मीनिंग क्या होता है। हमारे चारों तरफ जो भी मौजूद है वो हमारा एनवायरमेंट। मतलब मैं अभी बैठा हूँ, मैं बोलूँ कि मेरा एनवायरमेंट क्या है, तो मेरा एनवायरमेंट ये घर, उसमें आप लोग आते हो, घर में बड़ा सामान आता है, बाहर हवा है, रोड है, पेड़ है, पक्षी है, पौधे हैं, है ना। ये सब किसमें आएंगे, मेरे एनवायरमेंट, एवरीथिंग अराउंड अस। ठीक है, सराउंड अस इज एनवायरमेंट। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो कोई चीज लिविंग थिंग होगी, जैसे कि आप मेरे एनवायरमेंट में आप लोग जो हो वो लिविंग लिविंग थिंग हो, तो एनी लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट इज नोन एज बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। और कुछ नॉन लिविंग थिंग है उसे बोलेंगे अबायोटिक कंपोनेंट। तो एनवायरमेंट दो चीज से बना हुआ है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से, है ना। बायोटिक कंपोनेंट कौन आएंगे, प्लांट, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस। और अबायोटिक में क्या आएंगे, एयर, वाटर, ठीक है, कुछ भी, रोड, एनीथिंग अराउंड अस, ओके, दैट इज नॉन लिविंग। स्टोन। बात समझ में आ गई। अब इकोसिस्टम किसे बोलते हैं, कोई भी एनवायरनमेंट इकोसिस्टम नहीं कहलाता। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो, एक ऐसी जगह इमेजिन करो, ठीक है। देखो, अगर हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर ये सोचें कि हमको तो किसी और नॉन लिविंग चीज की जरूरत ही नहीं है, तो ये हमारा भ्रम है। क्योंकि सबको ऑक्सीजन तो चाहिए, नॉन लिविंग थिंग है, सबको पाउडर चाहिए, नॉन लिविंग थिंग है। तो जो भी लिविंग थिंग्स है वो सब नॉन लिविंग थिंग पर डिपेंडेंट, करेक्ट है, ठीक है। अब एक जगह ऐसी देखो जहां पे पानी है, पानी में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, पहले छोटे पौधे हैं, ठीक है। उनको कौन खाता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। उनको खाने के लिए कोई मेंढक है, वो सब है। उनको खाने के लिए कोई छोटी सी एक मछली है, उस छोटी मछली को खाने के लिए एक बड़ी मछली है उस तालाब में, ठीक है। और उस बड़ी मछली को खाने के लिए कोई पक्षी है, बाज बाज, ठीक है। एक तालाब की बात कर रहे थे। तो तालाब क्या, वो तालाब एक इकोसिस्टम बन जाएगा। मतलब इकोसिस्टम वो जगह होती है जहाँ पे लिविंग थिंग भी है, नॉन लिविंग थिंग भी है, और जिसको, जिस लिविंग थिंग को जो चाहिए अपने खाने के लिए, पीने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वो सब उसमें मौजूद है। तो मैं क्या बोलूंगा कि वो तालाब एक इकोसिस्टम है। अच्छा, तो एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे इकोसिस्टम ना हो। एग्जाम्पल के लिए हम ह्यूमंस की बात करते हैं, हम कहीं रहने गए, ठीक है। वहां की एयर बिल्कुल पॉल्यूटेड है, हम अगर ब्रीदिंग में गए तो 2 दिन बीमार पड़ जाएंगे। वहां पे खाना भी अवेलेबल नहीं है हमारे लिए, वाटर की सप्लाई भी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ किसी जगह को इकोसिस्टम नहीं बोलते, इकोसिस्टम एक ऐसी ऐसी जगह का नाम है जहां पे जो भी जीव रह रहा है उसके लिए, खाने के लिए, पीने के लिए पानी है, खाने के लिए खाना है, हवा के लिए ऑक्सीजन है, रहने के लिए घर है। तब उस जगह को क्या बोलेंगे कि वो जगह इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम कैसे बनता है, जब नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग आपस में उनका एक इंटरेक्शन होता है, एक संबंध बन जाता है। जैसे अभी गांधीनगर हम सबके लिए एक इकोसिस्टम बन गया है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन शुद्ध अवेलेबल है, पानी चाहिए, घर में पानी आ जाता है, हमारे पास घर है, शेल्टर है हमारे पास में, खाने के लिए सामान चाहिए, दुकानें हैं हमारे पास में, ठीक है। कपड़े सिलाने, कपड़े खरीदने जगह है, कपड़ा खरीदने की, पढ़ना है तो पढ़ने की जगह है, हमको जो भी सामान चाहिए वो सब अवेलेबल है यहाँ पे। इसलिए गांधीनगर हमारे लिए एक इकोसिस्टम है। बात समझ में आई। तो कोई भी जगह इकोसिस्टम में बन जाएगी। इकोसिस्टम वो तब बनेगा जहां पे, जब वहां पे मौजूद नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे जिंदा रहने के लिए। बात समझ में आई। देन दैट एनवायरमेंट बिकम्स एन इकोसिस्टम। बात समझ में आएगी नहीं, जैसे एक पहाड़ है, ओके। अब देखो पहाड़ में हम कोई छेड़छाड़ी करते नहीं है, फिर भी देखो बारिश के मौसम में पेड़ उग जाते हैं, वहां पे जंगली जानवर भी है, पक्षी भी है। वो वहाँ जिंदा क्यों है, क्योंकि पक्षियों को जो चाहिए वो वहां मौजूद है, पेड़ों को जो चाहिए वहां मौजूद है, वहां पे जो जानवर रहते हैं उनको जो चाहिए वहां मौजूद है। सही बात है, सही बात है ना। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, वही इकोसिस्टम है। जंगल एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, हमारे घर पे जो एक्वेरियम होता है वो एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। उसमें पानी है, उसमें हमने वो डाल रखा है पंप, जिससे ऑक्सीजन आती जाती है अंदर, फिर हम रेगुलर फूड देते रहते हैं मछलियों को, ठीक है, ओके। तो वो क्या बन गया, इकोसिस्टम बन गया है कि वहां पे जो सामान चाहिए फिश को जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ वहां मौजूद है।
ये बात समझ में आई? तो क्या लिखा हुआ है? इंटरेक्शन, जब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, जब वो एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं जिंदा रहने के लिए, तब हम कहते हैं कि वो एनवायरनमेंट क्या बन गया? इकोसिस्टम. सो एन ecosystem is a place which is formed by the interaction between biotic and abiotic component. एग्जाम्पल दे सकते हो, पॉन्ड, फॉरेस्ट, समझे, एन एक्वेरियम. अब पॉन्ड, फॉरेस्ट, ये किसका एग्जाम्पल है? ये आर्टिफिशियल, सॉरी, ये नेचुरल इकोसिस्टम, ये अपने आप बना, हमने बनाया नहीं है. एक्वेरियम किसका एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल एग्जाम्पल. हमारे घर पे अगर हम कोई पक्षी रखते हैं, मतलब किसी को शौक होता है पक्षी रखने का या कोई जानवर रखने का, तो वो क्या है? वो जानवर के लिए एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है. समझिए, वो नेचुरल नहीं है. पर अगर कोई जानवर जंगल में रहता है, वहां पर नेचुरली सब कुछ अवेलेबल है उसके लिए, तो वो कैसा इकोसिस्टम हो गया? नेचुरल इकोसिस्टम. एक्वेरियम क्या हो गया? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. डेयरी क्या हो गया? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. जहाँ पे डेयरी फार्म है, वो क्या है? एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. वहां पे जो जानवर है उनको पीने के लिए पानी ला के दिया जाता है, खाना ला के दिया जाता है. एक्वेरियम में भी मछलियों को खाना ला के दिया जाता है, उनका घर बना के दिया जाता है. नेचुरली कुछ अवेलेबल नहीं है, उनको सब प्रोवाइड किया जाएगा. मछली सिर्फ वहां पर रह रही है, जैसे कि हम होटल में जाके रहते हैं. सो होटल इज लाइक एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम फॉर अस. हमको जो सेवा मिल जाता है हमको. बात समझ में आई? फिर आगे बढ़ते देखो. इन एन इकोसिस्टम लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर. जितने भी लिविंग कंपोनेंट आपस में किसी पे निर्भर होंगे. ऐसे नहीं कि मैं किसी जगह पे मान लो कि शेर मिलते हैं, पर शेर के लिए खाना ही नहीं है, तो शेर के लिए वो इकोसिस्टम नहीं होगा फिर. तो सभी आपस में डिपेंडेंट होंगे फॉर देयर फूड विच गिव राइज टू द फूड चेन एंड फूड वेब इन द नेचर. फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, मैं बताऊंगा आगे जाके, ठीक है. फिर अब थोड़ा आगे जाएंगे. ह्यूमन एक्टिविटीज, हम जानते हैं कि एनवायरमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे कि अब बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज इसकी वजह से ओजोन ले, इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना. दो प्रॉब्लम को अब हमें डील करना है चैप्टर में. एक है ओजोन लेयर की प्रॉब्लम और एक है गार्बेज की प्रॉब्लम, ठीक है. तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है समझ. अब अब एक एक चीजें आएंगी. इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. ओके. इकोसिस्टम डेफिनेशन: all the interacting organism in an area together with the non-living constituent forms an ecosystem. जितनी भी जिंदा चीजें हैं, जब वो नॉन लिविंग थिंग जो मौजूद है एनवायरमेंट, उनके साथ में इंटरेक्ट करती है, तब वो जगह क्या कहलाती है? इकोसिस्टम. जैसे फॉरेस्ट, पॉन्ड. फॉरेस्ट में पौधे होते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं पानी से, पानी चाहिए उनको, ऑक्सीजन लेते हैं, फूड बनाते हैं. सनलाइट नॉन लिविंग थिंग है, उससे फूड बनाते हैं. उन पौधों को एक जानवर खाता है, ठीक है. फिर वो उसको कोई जानवर खाता है, तो ऐसे पूरा एक चेन बना हुआ है. दो इकोसिस्टम होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. एन इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन, ठीक है. एग्जाम्पल फॉरेस्ट, लेक, ओशन हो गया. आर्टिफिशियल मैन मेड इकोसिस्टम है, ओके, दैट विल नॉट एग्जिस्ट ऑन इट ओन, इट विल रिक्वायर द हेल्प ऑफ अ मैन. एक जिंदा चीज की हेल्प चाहिए. एग्जाम्पल के लिए आपका खेत, क्रॉप फील्ड क्या हो गया? उसमें सब कुछ हम ही दे रहे हैं उस पौधे को. कोई है ना, अगर आप उसको पानी में मत दो तो मर जाएगा पौधा, जल जाएगा. फिर एक्वेरियम, गार्डन हो गया हमारा, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है. अभी हमारे गार्डन में देखो, गार्डन में अगर आप मिट्टी उट्टी खोदोगे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलेंगे, राइट है. फिर कुछ पेड़ों के साथ पक्षियों में घोंसले भी बनाए हैं. पर वो गार्डन डिपेंडेंट किस पे? ह्यूमन पे. अगर ह्यूमन ने अगर अपना इंटरेक्शन बंद कर दिया उससे, तो क्या होगा? पौधे जलेंगे, मिट्टी के ऊपर घास है वो खत्म हो जाएगी, वो कीड़े मर जाएंगे, वो पक्षी वहां चले जाएंगे, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा. आप काम करो, आप बहुत सारे पत्थर लो इकट्ठे करो और किसी के ना बाहर फेंक दो जगह पर. बारिश होने दो, 10 दिन के अंदर आपको दिखेगा उसके अंदर पूरा एक इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा. कीड़े मकोड़े अंदर आना चालू हो जाएंगे, स्पाइडर आ जाएंगे, है ना. पानी तो ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर जब गर्मी आएगी सब मर जाएंगे. ठीक है. तो इकोसिस्टम कुछ नहीं है, बस जिंदा चीजें होती है जिनके लिए सब कुछ, आप सब कुछ अवेलेबल है वहां जिंदा रहने के लिए, ठीक है ना. अब आता है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. किन किन चीजों से मिलकर बना है? तो ऑब्वियसली अबायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट. जो चीजें जिंदा नहीं है और जो जिंदा है, दोनों से मिला के बनता है इकोसिस्टम. एयर, वाटर, लैंड, ये हो गया अबायोटिक कंपोनेंट.
नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम नोन एज अबायोटिक कंपोनेंट। एग्जांपल देख लो, बायोटिक में लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, प्लांट, एनिमल। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो, जो बायोटिक कंपोनेंट है उनमें भी वैरायटी है, सबका अपना अपना जॉब है, अपना अपना काम है, जो जिंदा चीजें हैं। एग्जाम्पल में रखेंगे फॉरेस्ट को, फिर समझेंगे इसको, ठीक है। जो भी बायोटिक कंपोनेंट है जिसमें सब चीज जिंदा चीज आती है, उनको हम तीन भाग में बांटते हैं। पहला है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और तीसरा डीकम्पोजर। किसी भी इकोसिस्टम में आपको तीन चीजें मिलेंगी, प्रोड्यूसर मिलेंगे, कंज्यूमर मिलेंगे, डीकम्पोजर मिलेंगे। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ये सबसे नीचे आते हैं, ये वो चीजें हैं जो सबके लिए खाना बनाएंगे। कंज्यूमर वो होंगे जो या तो प्रोड्यूसर को डायरेक्टली खाएंगे या इनडायरेक्टली खाएंगे। इनडायरेक्टली क्या होता है? देखो, एक भैंस खाती है प्लांट को, प्लांट कंज्यूमर प्रोड्यूसर है, तो भैंस जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे? प्लांट। और शेर खाता है भैंस को, तो भैंस और जो शेर है वो इनडायरेक्टली प्लांट को तो खा रहा है, क्योंकि आखिर में प्लांट की हेल्प से वो भैंस जिंदा है, भैंस की हेल्प से वो शेर जिंदा है। इन शॉर्ट, एवरीथिंग, कंपोजर हो या डीकम्पोजर हो, दे आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द प्रोड्यूसर। बात समझ में आ गई? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर पे ही डिपेंडेंट है। एवरीथिंग, अगर यही नहीं होंगे, प्लांट नहीं है, सबसे बेसिक चीज प्लांट है, प्लांट ही तो खत्म, फिर तो कुछ है ही नहीं। अब कंज्यूमर कौन होता है? तो कंज्यूमर भी ये वो है जो प्रोड्यूस, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम प्लांट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डेफिनेशन है डिफाइन कंज्यूमर, तो कंज्यूमर आर द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम which are directly or indirectly dependent upon the producer. And they are divided into four parts: herbivorous, carnivorous, omnivorous, parasite. अब हर्बीवरस वो कंज्यूमर है जो डायरेक्टली पेड़ खाता है, प्रोड्यूसर को डिपेंडेंट है। कार्निवरस वो बायोटिक कंपोनेंट है, कंज्यूमर है, जो खाता है हर्बीवरस को, सो दे आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर। शेर आ गए इसमें, लायन आ गए, है ना, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं। Omnivorous are those biotic components, those consumer which consumes both. They consume plant and they also consume meat. है? तो वो हर्बीवरस वो प्रोड्यूसर को भी खाते हैं, ओके, और दे ऑल्सो कंज्यूम मीट। इसमें ह्यूमन आ गए, डॉग, है ना, क्रो आ गया। कौवा जो होता है वो क्या करता है? आप रोटी भी खाएगा, और कहीं पे अगर आप देखोगे तो कहीं अगर कोई छोटी सी गिलहरी है या कोई पक्षी मर गया तो उसको नोच उसके खाते हैं। तो वो क्या हो गया? वो ओमनीवरस में होता है। अब आते हैं पैरासाइट। पैरासाइट्स आर कंज्यूमर, ओके। वो क्या करते? देखो, कार्निवरस हर्बीवरस को मार के खाना खाते, हर्बीवरस भी प्रोड्यूसर को ऑलमोस्ट उसके पार्ट को तोड़ के खाना खाते, पर उससे कुछ चीज छीन लेते परमानेंट। जो जो होते हैं पैरासाइट, वो क्या करते हैं? दे वो दे लिव ऑन द बॉडी ऑफ इधर हर्बीवरस, कार्निवरस और ओमनीवरस। उनकी बॉडी, जैसे कि आपने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे होंगे, उनके ऊपर वो मक्खियां बैठी रहती है। वो क्या करती है? वो मक्खियां उनकी बॉडी से ही खाना खान लेती है। बढ़िया एग्जांपल है लीच। लीच क्या करती है? वो किसी भी जानवर में चिपक जाएगी तो खून पिएगी, क्योंकि उसके खून में ही तो सारे न्यूट्रिएंट है। तो उसको चाहिए न्यूट्रिएंट, उसको वहां से मिल गया न्यूट्रिएंट। तो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में 5 में पढ़ा था, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पढ़ा था हमने। ये बात समझ में आई? इसका और एग्जांपल ले लो, तो इसका और एग्जांपल जो हमारी जुएं होती है वो है, okay. So they are dependent on the they live on the living organism and obtain their food from them, okay. और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सब से कहलाते हैं होस्ट, मालूम है ना, इसके होस्ट कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इजी है। तो ये तो हो गया प्रोड्यूसर वाला पार्ट। अब आते हैं डीकम्पोजर्स। हाँ, इंसान भी हमने हाँ, तो कहा ना मैंने फिर अगर लेकिन कोई नॉनवेज ना हो तो कौन? हाँ, तो ऐसे बोल देंगे भाई, ह्यूमंस में भी अब दो, एक ऐसा नहीं होता। ऐसे हम जनरल बात करते हैं। हाँ, अगर तुझे पर्टिकुलर बात करनी है तो तू बांट दे, दो इंसानों को दो भाग में बांट दे कि जो इंसान है वो आधे कैसे हैं, ये वाले इंसान इसमें आ गए, अपने हर्बीवरस में आ गए,
और कुछ इंसान किसमें आ गए, वो इसमें ओमनीवरस में आ गए। कुछ ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ मांस ही खाते हैं। तो अपन हाँ, आदिवासी लोग क्या करते हैं जो जंगलों में रहते हैं, ट्राइब्स, वो तो सिर्फ मांस ही खाते हैं ना। आप जाओगे अफ्रीका साइड में, तो अपन को ऐसे स्पेसिफिक नहीं बोलना है। तो इंसान को एज अ होल कम्युनिटी देखना है। तो कुछ लोग मांस भी खा रहे हैं, कुछ लोग पेड़ भी खा रहे हैं, इसका मतलब इंसान दोनों जिंदा रह सकते हैं। सो इन दैट सेंस दे आर ओमनीवरस। ऐसा क्या, मैं तो सर मैं तो हर्बीवरस हूँ, ऐसा नहीं होगा। हम एज अ होल पूरे स्पीसीज की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, इस लाइक दैट। अब ये है डीकम, ये दीज आर दी क्लीनर्स ऑफ द एनवायरमेंट। क्योंकि ऐसा है कि देखो, कोई शहर भी है, सिटी में अगर साफ सफाई करने वाले लोग ना हो तो क्या होगा उस सिटी के। आपके घर पे भी डेली साफ सफाई ना हो तो क्या होगा। ऑब्वियसली कचरा इकट्ठा होगा, रहना मुश्किल हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सही बात है। दे आर द क्लीनर्स ऑफ द नेचर एनवायरमेंट। जब भी प्रोड्यूसर या कोई भी कंज्यूमर मर जाता है, ओके, दिस डिकम्पोजर्स, okay, they decompose, they obtain their food from the dead organisms, and in this way they clean the environment, and ultimately the producers consumer are decomposed and they get mixed with the soil। वो सब काम इनका काम होता है, चीजों को सड़ाने का, गलाने का। बहुत बार देखा होगा सड़क पर जब कोई जानवर मर जाता है, पता है, वो फिर बदबू मारता है, वो कुछ नहीं है, वो डिकम्पोज अपना काम कर रहे हैं वहां पे। 2 दिन बदबू आएगी, बाद में सब नॉर्मल। ओके, सो दे आर द क्लीनर्स ऑफ द एनवायरमेंट। ये पार्ट अपना पूरा सेम टू सेम वहां आया था, चैप्टर 5 में आया था ना वो। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन में आया था, आप चाहो तो उस पॉइंट, उनके पॉइंट को भी इस चैप्टर में ऐड कर सकते हो। डेफिनेशन है, क्लियर एकदम। ओके, अब इसमें याद रखना कि हर्बीवर्स डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर पर। कार्निवरस, ओमनीवरस और पैरासाइट दे आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स। वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली बोलेंगे हम। सर दूसरा और मछलियाँ। समझ गए? हाँ, बस एक पॉइंट डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सबकी डेफिनेशन दी हुई है बेटा। बायोटिक कंपोनेंट, एग्जाम में से डेफिनेशन इस तरह से मोस्टली क्या होगा, डेफिनेशन आएगी और एक ओजोन लेयर का टॉपिक आता है, वो बताऊंगा। नाउ डिफाइन बायोटिक कंपोनेंट, तो ओके, ऑब्वियसली अबायोटिक, ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे कि एयर, वाटर, वो सब, टेम्परेचर, वो सब किसमें आता है, अबायोटिक में। बायोटिक किसमें आएगा, ऑल द लिविंग कंपोनेंट, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगाई, दे आर ऑल द लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। सिंपल। ओके, अब अगेन प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो कौन आएंगे प्रोड्यूसर्स में, ऑल ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग अबायोटिक कंपोनेंट, मतलब फोटोसिंथेसिस। बेटा ये अपना जो भी खाना बनता है, खास कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, CO2 अबायोटिक, वाटर अबायोटिक, सनलाइट अबायोटिक, क्लोरोफिल एक केमिकल है अबायोटिक। तो खाना तो एट द एंड अबायोटिक कंपाउंड से ही बन रहा है, ठीक है। अब कंज्यूमर, they are dependent directly or indirectly for food on producer. These include all the animals which depend on producers directly or indirectly. इसके भी 4 पार्ट हमने पढ़े। हर्बीवरस प्लांट ईटर्स है, एग्जांपल देख लो गोट और डियर है। कार्निवरस फ्लैश, प्योर फ्लैश खाएंगे, टाइगर, क्रोकोडाइल। ओमनीवरस में जो दोनों पर जिंदा रह सकते हैं, उनकी बॉडी सर्वाइव कैन ऑन बोथ दी थिंग्स, प्लांट या एनिमल, दोनों को खा गए ना, ह्यूमंस, क्रो, इसका एग्जांपल हो गया। Parasite, they live on the body of the host and take food from them। एग्जाम्पल लीच हो गया, कैक्टस, कस्केटा प्लांट हो गया, अमरबेल होता है एक प्लांट, ठीक है, जो किसी और पौधे पे पूरी से पौधा होता है, किसी और पौधे फैल जाएगा और उसी से अपना न्यूट्रिएंट लेता है। दे डोंट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। दिखेगा प्लांट जैसे, बात समझ में आ गई। अब आते हैं डीकम्पोजर्स। सो व्हाट आर डीकम्पोजर्स, वो देख लेते हैं। ओके, नाउ decomposers include organisms which decompose या सड़ाएंगे the dead plant and animals। इसमें आते हैं आपके बैक्टीरिया, फंगाई, और आपने तो सुना होगा मैगट, सुना होगा कीड़े, जो कीड़े पड़ जाते हैं, वो भी decomposers ही है। दिस हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब जो नेचुरल, आखिर में एक पौधा बड़ा हुआ है, कैसे हुआ है, मिट्टी से कुछ लेके बड़ा हुआ है। अब मिट्टी से उसने सब कुछ ले लिया, वो वापस से डिकम्पोज, वापस मिट्टी में भेजेंगे, रिफिल करेंगे। ये काम करते हैं रिफिल करने का।
तो अगर जंगल में मान लो डिकम्पोजेशन नहीं है, तो जितनी भी जंगल की पत्तियां हैं, पेड़ है, जानवर मर जाते हैं ना, वो सब यूं के यूं ही रहेंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला। ओके, सो दे आर अगेन दी लास्ट, सबसे लास्ट में वो काम करते हैं एनवायरमेंट, ठीक है ना। फूड चेन, फूड वेब, वो पढ़ना है। एनर्जी फ्लो कैसे होता है वो भी देखना है, वो भी देखेंगे, ठीक है। पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क किस किसने नहीं किया बेटा? फूड चेन क्या है? फूड, देखो, अपना बात बड़ा बात करते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में होता क्या है? कोई एक जीव है, उसको जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए जो सामान चीजें उसमें अवेलेबल है। ओके, मान लो कि एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड, फॉरेस्ट, वहां पे शेर, शेर बहुत सालों से रहता है। अगर वो जिंदा है मतलब उसके पास खाना है। वो क्या खाता है? तो हिरण खाता है, कोई गाय को खाता होगा, या किसी भैंस को मार के खाता होगा। ठीक है, तो वहां भैंस भी है, मतलब गाय भी है, बकरी भी है। तो बकरी भी तो बहुत सालों से जिंदा है, मतलब उसका भी खाना वहां अवेलेबल है। तो वो क्या खाती है? तो घास खाती है, पेड़ खाती है। अच्छा, मतलब जंगल में घास पौधे भी हैं, तो घास पौधों को न्यूट्रिएंट चाहिए, वाटर चाहिए, वो भी मौजूद है उधर, हाँ के ना। तो देखो, एक लाइन बन गई जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खा रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, है ना, और सब एक दूसरे पे निर्भर है। ये बात समझ में आ रही है? सबसे नीचे कौन आएगा? प्रोड्यूसर, क्योंकि खाना ही वो बना सबके लिए। एवरीथिंग डिपेंड। जब हम एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ एनर्जी, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे प्रोड्यूसर, मैं आपको समझाऊंगा उस समय। तो फूड चेन क्या है? फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की एक सीरीज बनती है। अगेन, किसी फूड चेन में तीन जानवर आएंगे, तीन ऑर्गेनिज्म आएंगे, किसी फूड चेन में चार भी आ सकते हैं। कोई भी फूड चेन में चार या मैक्सिमम से मैक्सिमम पांच, उससे बड़ा नहीं हो सकता फूड चेन। इसका भी कारण है, अपन समझेंगे जब हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में। ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है कि एक फूड चेन में 15 लोग आ रहे हैं ऐसे, एक लाइन ही बन रही है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? तो क्या पॉसिबल नहीं है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। इसका आपको आंसर मिलेगा जब हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कितना सबसे जो ऊपर आता है फूड चेन में, जैसे कि हम आते हैं, हमारे पास में जो एनर्जी, जितना एनर्जी अवेलेबल होता है नीचे से बहुत ही कम होता है। वो देखेंगे एनर्जी फ्लो में। ये कभी भी लिखना, फूड चेन में मैक्सिमम चार, या कोई मांड मांड में शायद पांच दिखे तो है, वरना तो पांच अगर कभी फूड चेन दिखेगी ही नहीं आपको। आपको मैक्सिमम अपने बुक के सारे एग्जाम्पल, मैक्सिमम को चार वाले एग्जाम्पल दिखेंगे या तीन वाले दिखेंगे। तो फूड चेन क्या है? इट इज अ सीरीज ऑर्गेनिज्म का, इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर एज फूड। एग्जाम्पल के लिए, ग्रास को डियर खाता है, डियर को लायन खाता है, एक छोटी सी फूड चेन। आप चाहो तो और भी बना सकते फूड चेन का एग्जाम्पल, जैसे कि ग्रास को खाता है ग्रास ऑफर, ग्रास ऑफर को खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है सांप, सांप को खाता है ईगल। तो ग्रास, ग्रास ऑफर, मेंढक, सांप, ईगल, पांच बस। ईगल को कोई नहीं खाता है, वो मरेगा, डिकम्पोज होगा। ईगल को किसी पकड़ भी नहीं आता, वाली तो क्या खाएगा उसको? और खाएगा भी तो भी कोई काम का नहीं है उसके। अब सोचो, चलो खाने को तो हम खा ले मार के, पर हमारे लिए कोई काम का नहीं है ईगल इतना। वो मैं आपको उसका भी कारण बताऊंगा आपको कि क्यों ऐसा दिक्कत आती है, ठीक है। फाइन। इन अ फूड चेन, वेरियस स्टेप्स, ओके, ये है मेन कारण। ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी का ट्रांसफर, मैं आपको समझाऊंगा ये ट्रॉपिक लेवल क्या होता है जब अपन एनर्जी का ट्रांसफर पढ़ेंगे फिर, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आ रहा हूँ फूड वेब पे। बस ये समझ लो कि एक फूड चेन में कुछ नहीं होता है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ग्रास को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सन से, वाटर, वाटर से। वो एनर्जी ग्रास बहुत सारी खुद के लिए रखता है, उसका कुछ हिस्सा किसको मिलता है? डियर को। डियर को जो मिला एनर्जी, ठीक है, जो घास खाने से, वो उसका मैक्सिमम पार्ट रखेगा अपने पास में, ताकि उसकी बॉडी बिल्डअप हो, उसके मसल्स बिल्डअप हो, ठीक है, उसका ब्रेन डेवलप हो। और उसका बहुत ही छोटा भाग जाएगा लायन के पास। तो ये सब एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब लेकिन उसके बाद कैसे रखेगा कौन ये? एनर्जी कैसे रखेगा? ऐसे जिंदा तो रखेगा ना बेटा, मरने के बाद ही रखेगा, मरने के बाद तो दूसरा डियर खाएगा ग्रास को, वो तो रखेगा। जिंदा होके लायन को कैसे देगा एनर्जी? वो जब वो खाना खाएगा तो उसके सेल मसल तो बनेंगे, प्रोटीन बनेगा, अरे हाँ के ना, उसके बॉडी ग्लूकोज बनेगा,
तो फिर वो कौन खाएगा? वो लाइन को मिला कि नहीं मिला? मर के देगा लाइन। लेकिन वो तो सब कुछ ही मिल गया किसमें? एंड लाइन को कहाँ से मिला? दिया वैसे तो डीएनए कैसे दिया? सब कुछ ही दिया ना, लेकिन सब। आधा पार्ट ऐसे रखा नहीं। देख डियर जो एनर्जी यूज करेगा, अच्छा सब कुछ दिया नहीं, क्या पता है? हम जब बैठते हैं आस पास वो गर्मी लगती है, हमारी कितनी तो एनर्जी हमारी गर्मी में वेस्ट होती है। ठीक है, तो जितनी एनर्जी हमने खाई है बचपन से सब में बॉडी के लिए स्टोर है क्या? नहीं, कितनी तो हमने चलने में वेस्ट कर दी। ये जो आपको दिखा है, ये मांस मसल, ये बहुत ही छोटा हिस्सा है जो इस पे आया है। हम जितना खाते हैं उसका 10% हमारी बॉडी में मास के रूप में दिखता है, मसल के रूप में। बाकी 90% हमारे डेली काम में जाता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने में। आप समझे? हमारी बॉडी कंटिन्यूसली हीट रिलीज करती है ना, बड़ा वार्म ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। हमारा मैक्सिमम एनर्जी कहाँ जाता है? सोचने में, खेलने में, कूदने में। बहुत ही कम परसेंट एनर्जी हमारे बॉडी की जाता है मेंटेनेंस में। समझे? तो ऐसा नहीं कि जो खाया वो तो डियर का सब मतलब मतलब बन गया, नहीं भाई, डियर ने बहुत सारे काम किए होंगे, वो चला होगा, घूमा होगा, पानी पीने गया होगा, इधर बैठा होगा, उसकी उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखा उसने, एनर्जी बहुत जगह यूज होती है। क्लियर एकदम? देखो फूड, ये मैं सब बताऊंगा व्हाट इज मैग्निफिकेशन, जब अपन उस एनर्जी फ्लो पे आएंगे। अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फूड पे। देखो ऐसा है कि एक इकोसिस्टम है, ऐसे में समझो कि एक ही फूड चेन होगी, एक इकोसिस्टम, बहुत सारे अलग जानवर होते हैं। एक अपन एग्जांपल लेते हैं फॉरेस्ट। बेटा फॉरेस्ट में थोड़ी कोई इतना ही खत्म हो गया कि घास, ग्रास हॉपर, मेंढक, सांप और ईगल। नहीं भाई, जंगल में और भी है। इन शॉर्ट देयर इज नेवर, हाँ कई, जैसे कि हमारे एक्वेरियम में देयर इज सिंगल फूड चेन, वो ऐसा पॉसिबल है कि वो एक छोटा सा इकोसिस्टम है। बट इन नॉर्मल इकोसिस्टम देयर इज नॉट अ सिंगल फूड चेन, देयर आर मल्टीपल फूड चेन, और वो भी आपस में जुड़ी हुई होती है। व्हेन मल्टीपल फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर दे फॉर्म फूड वेब। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूँ, बस आपको ये जानना चाहिए। बुक में तो बहुत सारे दिए हुए हैं, देखो। सबसे नीचे प्लांट ही आने वाला, नो डाउट। प्लांट को खाने वाले 3 लोग हैं। जो चूहा होता है बेटा, वो भी तो ये है ना, हम तो अनाज उतरता है हमारा, तो प्लांट पे डिपेंडेंट है डायरेक्टली। रैबिट भी कैरट खाता है प्लांट पे, ग्रास हॉपर है। ठीक है। अच्छा, अब चूहे को खाने के दो 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 जीव है। या तो कोई ईगल है, वो सीधा चूहे को उठा ले, देखा बहुत देखा होगा चैनल्स में, या तो उसको सांप खा ले। तो देखो समझो, इधर देखो, ये एक फूड चेन है, ये एक फूड चेन है, पर ये आपस में चूहे से मिली हुई है। सो, है ना? फिर ये देखो, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक। आप समझे? है ना? फिर ये ईगल। अब ईगल कोई एक पर डिपेंडेंट नहीं है, ईगल इसको खा सकता है, इसको भी, और रैबिट को खा सकता है। आप समझे? तो इस फूड चेन में क्या है? इसमें क्या है? इसमें मल्टीपल फूड चेन है, एक, दो, तीन, चार, पर ये सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है। सो दे आर फॉर्मिंग अ फूड वेब। क्लियर है? ऐसा होता है, सीधी सी बात है यार। अरे भाई, यहाँ के ना जंगल में हो गई। क्लियर है कि नहीं? एकदम बात समझ में आ गई? यस और नो? ऐसा। तो इन नेचर large number of food chains are interconnected and they form a food web. क्लियर? और एग्जाम्पल ध्यान रखना, ड्रॉ करो, अगर ये लिख के ये लिखा, फुल नोट्स। डन? ओके? यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। नहीं? तो अपन आज इसको यहीं रखेंगे। एक डेढ़ लेक्चर और खत्म खत्म, है नहीं। ठीक है? डन?